खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक, रिपोर्टर लाइव। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बुलेटिन में हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से जुड़ते हैं, जो अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है, किस खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, आप तक हमारे रिपोर्टर्स ये सारी खबर पहुंचाएंगे और इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे चर्चा भी करेंगे। साथ ही राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे। तो तमाम अलग अलग राज्य से हमारे रिपोर्टर्स क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे अहम खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अगले 72 घंटे मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार ये देखा जा रहा है कि किसान एक तरफ परेशान है तो एक तरफ खुश भी है, जिसको लेकर 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर। 12 जिलों में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। बिहार में कोरोना का नया रिकॉर्ड बन रहा है। पहली बार एक दिन में 300 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। कल बिहार के चुनावी समर में उतरे यशवंत सिन्हा ने पटना में थर्ड फ्रंट बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद चिराग पासवान भी एलजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने में जुट गए हैं। तो ये अहम खबरें हैं बिहार की और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने फिर से एक बार अलर्ट जारी किया है। 72 घंटे का अलर्ट है। 72 घंटे तक बिहार में ऐसे आशंका जताई जा रही है कि मूसलाधार बारिश होगी। इसको लेके 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही 12 जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती है। जो मुख्य रूप से जो जिले हैं जहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें चंपारण, गोपालगंज, सिवान, अररिया, किशनगंज, कटिहार और सहरसा हैं। ये जो 8 जिले हैं इसमें रेड अलर्ट जारी किया गया है और लगातार नेपाल के तराई इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण जो नेपाल से निकलने वाली जो नदियां हैं जो बिहार में आती हैं उनके जल स्तर में काफी वृद्धि हो गई है। खासकर हम बात करें तो कोसी की नदी के जल स्तर में काफी वृद्धि हो गई है। साथ ही गंडक नदी के भी जल स्तर में वृद्धि हो गई है। बूढ़ी गंडक में भी जल स्तर में वृद्धि हो गई है। तो गंडक के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण गोपालगंज के कुछ इलाके में जो गांवों में पानी भी घुसना शुरू हो गया है। तो अगले 72 घंटे जो है बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से बिहार के तकरीबन 24 जिले जो हैं काफी प्रभावित हैं, क्योंकि जहां कोसी और गंडक नदी की जलस्तर में वृद्धि होती है तो बिहार में एक तबाही मच सकती है, क्योंकि कोसी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। हर एक साल कोसी के कारण बिहार के दर्जनों जो जिले हैं प्रभावित होते हैं और लगातार बारिश के कारण राजधानी पटना के भी कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं लगातार लगे हुए हैं जल निकासी को लेके। तो ये पहली खबर है। दूसरी खबर हम बात करते हैं तो कोरोना को लेके दूसरी बड़ी खबर है। बिहार में कल पहली बार ऐसा हुआ कि 300 से ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली है। अब तक पूरे बिहार में 1,99,000 सैंपलों की जांच हुई है और अब तक जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो आपको 8,869 लोगों में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो कोरोना को लेके भी बड़ी खबर है ये, क्योंकि लगातार सरकार जो है जांच के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब जो है स्थिति जो है सामान्य से कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। तीसरी अगर बात करें हम तो राजनीतिक खबर है। बिहार में यशवंत सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की कल और थर्ड फ्रंट बनाने की उन्होंने बात कही है। तो थर्ड फ्रंट में उनके साथ तकरीबन 1 दर्जन से ऊपर नेता हैं। ऐसे नेता हैं जो एनडीए को छोड़ चुके हैं या जो भी राजनीतिक दल में पहले से वो शामिल थे उनको छोड़ के वो यशवंत सिन्हा के साथ हैं। लेकिन उन्होंने कौन सी पार्टी होगी, किस सिंबल से वो चुनाव लड़ेंगे या क्या होगा, इसका कोई भी खुलासा उन्होंने नहीं किया। हाँ, थर्ड फ्रंट की उन्होंने बात कही। इस थर्ड फ्रंट के शामिल होते ही बिहार के राजनीतिक में एक हलचल मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि सीधी लड़ाई में पहले 2 पार्टियां होती थी, एनडीए और महागठबंधन। अब तीसरी थर्ड फ्रंट आ जाने से कहीं ना कहीं ये जो बड़े नेता हैं इनका जनाधार कहीं ना कहीं मजबूत है। तो ये बड़े नेता जो हैं कहीं ना कहीं कुछ वोट काटने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल। और चौथी बड़ी खबर है, चिराग पासवान भी अब सक्रिय हो गए हैं। वो भी अपने कार्यकर्ताओं के हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं। कल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से बात की और कहीं ना कहीं
सीधे तौर पे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और नीतीश पे भी प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की उन्होंने कोशिश की। सीटों को लेके जी अभिषेक, ये थोड़ा सा अहम खबरें आप कार्यकर्ताओं को बिहार बूस्ट की अप जनता किया। तक पहुंचा रहे हैं और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि कई ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं बिहार की। अब बात हम छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां बीजेपी की आज संवाद रैली है जो दोपहर 12 बजे होगी। तो वहीं गोबर को लेकर सियासी जंग जारी है। तो बस्तर पुलिस ने मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कोरोना के 57 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2600 पर पहुंच गया है। मनमोहन नेताम हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। मनमोहन, इन खबरों को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इनके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की? देखिए अंशिका, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के कहर में 57 नए मरीज कल ही मिले हैं और इसके साथ जो आंकड़ा है वो 2600 के पार हो गया है। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन जिस तरीके से कोरोना के नए नए मामले देखने को मिल रहे हैं और कल ही जिस तरीके से 57 नए मरीज मिले हैं और जो अब आंकड़ा है वो 2600 के पार हो गया है। इसके साथ बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीते दिनों जो पूर्व पंचायत मंत्री एवं भाजपा के नेता है अजय चंद्राकर, वो गोबर एवं छत्तीसगढ़ के जो प्रतीक चिन्ह है, राजकीय प्रतीक चिन्ह है, उन्हें लेकर उन्होंने जो ट्वीट वार किया था, वह ट्वीट वार लगातार जारी है और यहाँ पर जो बयानबाजी उसे लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। बता दूं कि कल ही प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया है कि हम गोबर खरीदने के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके नेता ही यहाँ पर विरोधाभास बयान दे रहे हैं एवं ट्वीट वार कर रहे हैं और प्रतीक चिन्ह एवं राजकीय प्रतीक चिन्ह एवं गोबर को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं सबसे बड़ी राजनीति यहाँ पर देखी जा रही है। कल दिन भर इस पूरे मामले को लेकर दोनों कांग्रेस एवं बीजेपी में खुलकर यहाँ पर फेसबुक में एवं अन्य जो सोशल मीडिया में खुलकर बयानबाजी होता रहा। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में 34 मोस्ट वांटेड नक्सलियों का यहाँ पर सूची जारी किया गया है, जिसमें से बता दूं आपको एकदम अहम जानकारी बता रहा हूं मैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बस्तर के क्षेत्र में पूर्व में जो रमन्ना एवं गगन्ना का अभी मोस्ट वांटेड नक्सलियों की सूची जारी हुई है, इन दो नक्सलियों के नाम से 1 करोड़ का इनाम रखा गया है। आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूर्व में रमन्ना एक नक्सली था और रमन्ना के मौत होने के बाद, बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई और मौत होने के बाद रमन्ना का कुर्सी खाली पड़ा है और उस कुर्सी के दौड़ में अब नक्सली आपस में लड़ने को लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिलेगी, चूंकि फायदा मिलेगा, चूंकि नक्सली आपस में लड़ रहे हैं कुर्सी के दौड़ में। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सबसे अच्छी खबर है और नक्सलियों की अंदरूनी कला यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो पुलिस है यहाँ पर 34 जो वांटेड नक्सलियों का सूची जारी किया है, जिसमें से 1-1 करोड़ के 2 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। इसके साथ बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मरवाही में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से कमर कस ली है और यहाँ पर 3 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 2 विधायक हैं और एक बिलासपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस अभी से चुनाव मूड में है और लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ है। यहाँ पर बीजेपी भी बैठक कर रही है, लेकिन कांग्रेस सबसे तेज चल रही है। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना के संकट के काल में यहाँ पर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर कल ही समीक्षा बैठक ली और समीक्षा बैठक में उन्होंने क्रेडा के अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि चूंकि प्रदेश में मानसून आ चुकी है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से पेयजल की समस्या होती है, गंदे पानी पीना पड़ता है, तो उसे देखते हुए उन्होंने पेयजल के संकट को दूर करने के लिए साफ पानी व्यवस्था करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। इसके साथ बता दूं कि छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा रहे दर्शकों तक। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी मनमोहन, लेकिन सीधे हमें अब राजस्थान की ओर रुख करना होगा। जयपुर की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि टिड्डी दल ने हमला कर दिया है यहां पर, जिस वजह से किसान काफी परेशान है। इसके अलावा कांग्रेस पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर प्रदर्शन करने की बात कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आनंदपाल एनकाउंटर में सावराद में हुई हिंसा को लेकर सीबीआई ने 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके अलावा राजस्थान में भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये अहम खबरें हैं राजस्थान की। अरविंद पालावत हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? अरविंद, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
तो अरविंद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार अलग अलग राज्यों को लेकर क्या कुछ बड़ी और अहम खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोरोना को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि मौजूदा राज्य के जो हालात है लगभग हर राज्य के वही बने हुए हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर है, तो वहीं आपको बता दें कि कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण भी वो करेंगे। इसके अलावा अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, तो मौसम का मिजाज बदलेगा। इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? अंशिका, देखिए, कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पे देवीपाटन मंडल में हैं। हालांकि आज वो अयोध्या भी जाएंगे, लेकिन कल गोंडा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तटबंधों का दौरा किया, क्योंकि हर साल गोंडा में खासकर जो एक बाढ़ बेल्ट है उस क्षेत्रों में भारी तबाही बारिश की और बाढ़ की वजह से होती है, तटबंध टूटते हैं। तो तटबंध का दौरा करके निरीक्षण किया और व्यवस्था समुचित करने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिया। उनके साथ सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे और सभी वो व्यवस्थाएं समय से पहले पूरा करने के लिए निर्देश दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे बलरामपुर गए, जहां कोविड हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम किया। आज सुबह पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री गोंडा आएंगे, गोंडा में मंडलीय समीक्षा करेंगे। इसके साथ साथ हॉस्पिटलों का भी दौरा कर सकते हैं। उसके ठीक बाद करीब 11 से 12 बजे के बीच में अयोध्या आएंगे और वहां पर भगवान श्री राम की जो जन्मस्थली है, मंदिर निर्माण को लेकर के अब तक क्या प्रक्रियाएं की गई हैं। चूंकि चीन को देखते हुए जो 2 जुलाई की डेट आ रही थी सामने, उसको स्थगित कर दिया गया था, देश हित में एक फैसला लिया गया था। लेकिन और क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, अगर अगली डेट आएगी तो क्या कब आए, इन सब मुद्दों पे वहाँ के संतों के साथ साथ जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद पौधारोपण का भी कार्यक्रम है और ठीक हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद फिर से मुख्यमंत्री गोरखपुर जा सकते हैं। चूंकि आज रविवार है, इस नाते ज़्यादा संभावना है कि गोरखपुर जाने के बाद कल लखनऊ वापस आएँ। दूसरी तरफ प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है, माफ़ कीजिएगा, बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूरब से पश्चिम तक बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों को आज रेड अलर्ट पे रखा गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने अभी इसको लेकर के चेतावनी दी है कि भारी बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए संबंधित जिलों में पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए चाहे वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हो या राजस्व विभाग की या पीएससी के, इन सबको निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों में चेतावनी जारी की गई है वहां व्यवस्था सुचारू रूप से कर ली जाए। साथ ही कोरोना को लेकर के प्रदेश में अब तक कल सबसे ज्यादा टेस्टिंग 20,000 से ज्यादा हुई, जो अब तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। पंकज, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन राजस्थान की ओर हमें रुक करना होगा और क्या कुछ अहम खबरें राजस्थान की वो भी हम जानेंगे। टिड्डी दल को लेकर भी तमाम बातें सामने आ रही हैं राजस्थान से, किसान काफी परेशान है। इसके अलावा कांग्रेस पेट्रोल डीजल को लेकर, बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में और भी तमाम अहम खबरें हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए अरविंद फलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? देखिए, राजस्थान में जो टिड्डी दल है वो यहाँ पर काफी सक्रिय हो चुका है और एक बार फिर से टिड्डी दल करीब 15 दिन का जो गैप लगा उसके बाद में वापस से टिड्डी दल राजस्थान के अलग अलग शहरों में देखा गया। और कल ये जो टिड्डी दल है जयपुर और जयपुर के आसपास के जो गांव है, जो जयपुर शहर है, वहां पर भी ये टिड्डी दल देखा गया। जयपुर का परकोटा, सांगानेर, मानसूर रोड जैसा जो इलाका है वो यहाँ पर टिड्डी दल से प्रभावित दिखाई दिया। काफी बड़ा एक टिड्डी दल यहाँ पर पहुंचा। हालांकि जो प्रशासन की ओर से जगह जगह व्यवस्था की गई थी कि किसी भी तरह से छिड़काव किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो टिड्डी दल है वो आगे बढ़ता चला गया। और ऐसी स्थिति में जब सांगानेर एयरपोर्ट पर ये जो टिड्डी दल पहुंचा तो उस समय जो फ्लाइट का जो संचालन था उसको भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। और एक जो फ्लाइट उस समय लैंड होने वाली थी, लेकिन वो जिस तरह से टिड्डी दल आसमान में पहुंचा तो उसके बाद में ये फ्लाइट जो है वो लैंड नहीं हो सकी। और करीब 15 मिनट बाद जब इस टिड्डी दल को उड़ाया गया तो उसके बाद में यहाँ पर जो फ्लाइट है वो लैंड कर सकी। तो ये ऐसी स्थिति में टिड्डी दल जो एक बड़ी परेशानी राजस्थान में साबित हो रहा है, क्योंकि देखिए राजस्थान में जो राजस्थान हो, राजस्थान के आसपास के जो अन्य राज्य हैं वहां पर जो कृषि है वो एक बड़ा आय का साधन है। और ऐसी स्थिति में जो लोग जो गांवों में बसने वाली जो जनता है उनका प्रमुख जो व्यवसाय है कृषि और पशुपालन है। तो ऐसी स्थिति में ये देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है उनके सामने आ रही है कि आखिर किस तरह से इस टिड्डी दल को नियंत्रित किया जाए। और हालांकि जो प्रशासन है वो व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन
टिड्डी दल इतना बड़ी संख्या में और इतना किलोमीटर में फैला हुआ होता है कि उस पर काबू करना बड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। और जिस तरह से ये टिड्डी दल हवा के वेग के साथ में आगे बढ़ता है, साथ ही इनकी जो प्रजनन क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है। 21 दिन में इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो यहाँ पर विकसित होती है। तो ऐसी स्थिति में जो टिड्डी दल है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच जाता है। हालांकि जो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, अपनी ओर से जो व्यवस्था है वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है और जो सभी साधन है वो यहाँ पर मुहैया कराए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार की ओर से जो कलेक्टर्स है उनको अनटाइड फंड इस टिड्डी दल के लिए दिया गया है कि जहां पर भी टिड्डी पहुंचती है, कलेक्टर जो अपना अनटाइड फंड है उसको यूज करके और इन टिड्डियों को भगाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन टिड्डियों से किसान काफी परेशान है और किसानों की एक चिंता भी यहाँ पर है। और दूसरी बात, किसान बड़े नाराज भी हैं क्योंकि जहां पर टिड्डी दल पहुंचता है वहां पर टिड्डी दल पहुंचने के बाद में जो व्यवस्थाएं वो वहां पहुंच पाती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं किसानों में एक नाराजगी भी यहाँ पर है। साथ ही दूसरी ओर यदि बात करें कोरोना को लेकर, तो कोरोना का भाई आंकड़ा लगातार राजस्थान में बढ़ रहा है और अब तक जो मरने वालों की जो संख्या है वो यहाँ पर 391 हो चुकी है। कल बीते 24 घंटे में 11 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें वो पूरे राजस्थान और पूरे देश में बढ़ रही है और राजस्थान की जो रेट्स है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अंतर अन्य राज्यों से देखने को मिल रहा है। हालांकि उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि 2 बार राज्य सरकार की ओर से वेट बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरने से नहीं छूट रही और कल एक बड़ा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हर राज्य में हम ये देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं और सरकार से यही बार बार कहा जा रहा है कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की, इन्हें वापस लिया जाए। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा परिणाम जारी होते ही मुरादाबाद जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। हाई स्कूल की परीक्षा में मुरादाबाद जिले में टॉप करने के साथ ही चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्र गौरव ने पूरे राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया है। गौरव का कहना है कि ग्रुप स्टडी में बच्चों को पढ़ाई करने से लाभ होता है। अकेले पढ़ने पर सिर्फ वही चीजें पढ़ पाते हैं जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है। गौरव विज्ञान के विषय में आगे की पढ़ाई कर भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। गौरव ने कुल 600 में से 569 यानी कि 94.83% अंकों के साथ प्रदेश में टॉप 4 छात्रों में अपनी जगह बनाई है। गौरव की इस उपलब्धि पर जिले भर के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इसी के साथ गौरव खुद ही हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। हम उनसे बातचीत करेंगे। गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, आप चौथे नंबर पर हैं पूरे राज्य की। अगर हम बात करें, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गौरव, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम एक बार संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि जब रिजल्ट की घोषणा की गई थी तो खुशी की लहर 10वीं और 12वीं के छात्रों में देखने को मिल रही थी कि किस तरीके से उनकी मेहनत रंग लाई है। और कोरोना वायरस के चलते काफी लंबे समय से उन्हें इंतजार था इस घड़ी का, और वो घड़ी कल आ गई थी। साथ ही हमने ये भी देखा कि upsc.nic.in पर तमाम छात्र अपने रोल नंबर डाल रहे थे और ये भी निकालने की कोशिश कर रहे थे कि उनके कितने परसेंटेज आए। और इसी के साथ जब टॉपर यहाँ पर दिखाई दिए तो उनमें एक अलग ही खुशी की लहर थी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।